कल क्या पढ़ाया था? सर आपने कल शिक्षण के घटक और विधियां बताई थी सर। और जैसा कि कुछ मूलभूत विधियां बताई थी और उसको प्रभावित करने वाले कारक भी बताए। क्या क्या थे? विषय वस्तु की तो जो इसको पता है विधियों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। तकनीक को प्रभावित करने वाले कारक में से विषय वस्तु था, अध्यापक और छात्रों के जो पहले के अनुभव होते हैं वो, और विधाएं। तो एक याद नहीं आ रहा। वैज्ञानिक सिद्धांत। हाँ सर, वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए आज जिस विषय को मैं लेकर के आया हूँ वो है पाठ योजना। थोड़ा सा पढ़ के आए हैं पाठ योजना के बारे में, मैंने कल बोला था पढ़ के आना है। कोई लोग पढ़ के आए हैं? जो लेसन प्लान हम बनाते हैं, ठीक है, तब तो इसमें जैसे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले जो टीचर लेसन प्लान बना के देता है, सर ये वही है ना रूपरेखा पढ़ाने की तरह। बस लाइए नहीं खेल संभाल लेके। पाठ योजना, ठीक है, पाठ योजना इसमें 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एक अंतिम टॉपिक बचेगा आपके सिलेबस का, जो रहेगा अध्यापक का शिष्य के प्रति दृष्टिकोण। लेकिन ये इसमें जो 2 टॉपिक रहेंगे वो आराम से पढ़ेंगे, मतलब अच्छी तरीके से समझिएगा आप लोग, क्योंकि लेसन प्लान वाला सेगमेंट काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पाठ योजना की बातचीत करें तो पाठ योजना के संदर्भ में, जैसा कि किसी ने बताया क्लास के पूर्व, किसी ने बताया क्लास के लिए रूपरेखा, ठीक है, तो कुछ बातें उसी तरीके की इसमें सम्मिलित रहती है। जब आप पाठ को लेकर के या एक शिक्षक बनते हैं और आप एक औपचारिक अध्ययन कार्य प्रदान किया जाता है, तो आप एक प्लान या एक उद्देश्य को लेकर के कक्षा में पहुंचते हैं कि आप इस तरह से चीजों को पढ़ाएंगे। तो हर दिन आप किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या क्या समय में कौन कौन सी चीजें आप बताएंगे, उसकी पूरी एक लिखित रूपरेखा को पाठ योजना कहा जाता है। पाठ योजना विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाठ योजना जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक जो शिक्षक होता है वो अपने विषय पर ही फोकस रहता है, और जो एक विद्यार्थी होता है वह शिक्षक के अनुकूल बताए गए चीजों के आधार पर अनुसरण करता रहता है। तो दोनों एक गोल पर ही फोकस रहते हैं। तो उस उद्देश्य को अभिकेंद्रित करने के लिए, उस लक्ष्य को मध्य में लाने के लिए पाठ योजना का होना नितांत आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य से पाठ योजना बनाई गई थी, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपसे कई सारी चीजें डिस्कस करी पाठ योजना की अवधारणा के संदर्भ में, तो वही सारी चीजें हैं। जब आप क्लास के पूर्व जाने से पहले, यानी क्लास में जाने से पूर्व, आप जब विषय वस्तु को बना लेते हैं, उसके नेचर को समझ लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या विषय वस्तु है, कौन से मेथड्स का हम इस्तेमाल करेंगे और बेहतर कैसे समझाएंगे, उन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो ये उसकी पूरी रूपरेखा जो एक होती है वो पाठ योजना कहलाती है। अंग्रेजी में उसको लेसन प्लान कहा जाता है। जब लेसन को पढ़ाने के लिए आप एक प्लानिंग करते हो, सिंपल भाषा में अगर कहें तो उसे लेसन प्लान अर्थात पाठ योजना कहा जाता है। कई सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे, बात घुमा फिरा करके वही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन फिर ये पढ़ने जरूरी क्यों है, उनके कोटेशंस क्यों याद रखने जरूरी है? क्योंकि कोटेशन से प्रश्न बन जाते हैं। एक कोटेशन दे देंगे, 4 विकल्प रहेंगे, ये वाला सदवाक्य किस महापुरुष ने कहा है। तो इस तरीके से आपको कोटेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पिछली क्लास में एनी बेसेंट का जो कोटेशन अभी
लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। इस वजह से जो परिभाषा की आपके रेफरेंस होते हैं, चाहे जहां भी आप पढ़ें, जितनी पुस्तकों के अनुसार आप पढ़ें या हठ योग में भी पढ़ें, पहले यूनिट में अगर आप योग की परिभाषा पढ़ें तो उनके रेफरेंस याद रखना जरूरी है। कहा गया है कि पाठ योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त होने वाली या प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख होता है। ठीक है, बड़ी कठिन कठिन बात में यहाँ पर रखी गई है, बहुत कठिन शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं कि जिस समय आप कोई चीज पढ़ाने जाते हैं, एक निश्चित समय होता है, 45 मिनट दिया जाता है, 1 आवर दिया जाता है, उसमें जो भी आप कक्षा संचालन करते हैं, जो प्रक्रियाएं करते हैं, चाहे मौखिक या प्रैक्टिकल के रूप में, तो उसका एक तरीके से क्या क्या उसमें क्रियान्वयन करेंगे, क्या क्या उसमें इस्तेमाल करेंगे, क्या तकनीक अपनाएंगे, उसका एक टाइटल, एक रूपरेखा इस तरीके से आप बना के जाओ जो उद्देश्य से आप कक्षा क्रियाओं को संचालित कर रहे हैं उनकी उद्देश्यों की प्राप्ति या उपलब्धियों की प्राप्ति हो सके। ठीक है, यानी जो आप पढ़ाने जा रहे हो वो आसान भाषा में उनको समझ में आ जाए, ये होता है लेसन प्लान। ठीक है, पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए है ना। अब जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारे क्लास का उद्देश्य क्या है कि आज मेरे क्लास का उद्देश्य ये है कि जो मैं बातें आपको बताऊं आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। समझ में आने के लिए मैं जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल करूंगा, जिन जिन कोटेशंस का इस्तेमाल करूंगा, वह सभी मेरी पाठ योजना का हिस्सा है। यही है पाठ योजना कि आप अपने विषय को जितनी आसान भाषा में सामने वाले को समझाते हैं, या किसी भी भाषा में, अंग्रेजी में पढ़ा रहे हो, हिंदी में पढ़ा रहे हो, संस्कृत में पढ़ा रहे हो, या किसी भी विषय को आप पढ़ा रहे हो, अगर वो समझ में आ जाती है तो वह लेसन प्लान के उद्देश्यों को लेकर के बात करती है। लेसन प्लान का उद्देश्य क्या होता है? एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय वस्तु विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आए, इसके लिए शिक्षक जिन जिन गुणों का इस्तेमाल करता है वह सभी पाठ योजना के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये होती है लेसन प्लान। एक जब हम प्लानिंग करते हैं किस चीज को पढ़ाने के लिए, निश्चित उद्देश्य निश्चित समय में की गई क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। ठीक है, जो क्रियाएं होती है उसके परिणाम स्वरूप जो है प्राप्त होती है, तो ये पाठ योजना होती है। पाठ योजना के क्या एसेंशियल क्वालिटीज होती हैं, नितांत गुण जिसको हम कहते हैं। तो समय से पूर्व बनाया जाना चाहिए, है ना। अब क्लास अगर 7 बजे है तो हमें प्लानिंग पहले करनी चाहिए ना, क्लास के बाद प्लानिंग करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि कल आपको क्लास लेना है और आज रात में उसकी प्लानिंग करके आप रख रहे हो। पाठ योजना हमेशा क्लास से कुछ समय पूर्व बनाई जाती है, स्पष्ट हो, अगर जरूरत पड़े तो विस्तृत भी हो। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन जब शिक्षक अनुभवी हो जाता है तो संक्षिप्त आधार पर भी काम चल जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा विद्यार्थी किस स्तर का है, किसको कितनी परिश्रम के साथ समझ में आता है, कौन जल्दी समझ लेता है, कौन लेट से समझता है, इनके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब आप क्लास में जाते हैं तो एक ही मानसिक योग्यता के विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग गुणों के विद्यार्थी होते हैं, तो उन सबका ध्यान यहाँ पर हमें रखना चाहिए। निम्नलिखित बातें समाविष्ट हो पाठ के उद्देश्य का कथन, बिल्कुल ठीक बात है। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको यहाँ पर समाहित करना है। क्रियाओं और अनुभव, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो भी आपके प्रैक्टिकल अनुभव रहे हैं अपने विषय को लेकर के, उनको उल्लेखित करना है, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस का आप इस्तेमाल करेंगे अपने विषय को पढ़ाने में। आवश्यक सामग्री की सूची, है ना। जब आप क्लास में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ती है, तो अगर प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए होता है, थ्योरी क्लास ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, अगर आप प्रेजेंटेशन से पढ़ाने वाले हैं तो फिर वहां पर आपको देखना पड़ेगा पावर पॉइंट है कि नहीं है, प्रॉपर टेक्निकल व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। अगर आप चॉक डस्टर या स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने वाले हैं तो वहां पर आपको देखना पड़ेगा वो सारी चीजें हैं या नहीं है। ठीक यही अगर आप प्रैक्टिकल ले रहे हैं तो फिर कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी एक लिस्ट भी आपको बनानी चाहिए, और अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनको भी उपस्थित कराना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपके लेसन प्लान का एक हिस्सा होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान।
बहुत सारी चीजें आपको पूर्व में जोड़नी है क्योंकि क्लास के पूर्व आप बनाते हो, लेकिन बहुत सारे अनुभव आपको क्लास के समय हो जाते हैं। आज की लेसन प्लान अगर आपको आज क्लास लेना था तो आज का लेसन प्लान तो आज की कक्षा के पहले आपने बना लिया। अब जो कल क्लास लेना है उसका लेसन प्लान आप कल की क्लास के पहले बनाओगे। तो आज जो आपने क्लास ली है उस क्लास से जो आपको अनुभव हुआ है उन चीजों को कल की कक्षा से पहले जो आप लेसन प्लान बनाएंगे उसमें जरूर ऐड कर दीजिएगा। ये है पूर्व और पश्चात योजनाओं को जोड़ने का प्रावधान, ताकि डे बाय डे आप स्किलफुल टीचर बन सके, डे बाय डे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो सके। पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा टीका टिप्पणी स्वाभाविक रूप से होता है, एक प्रश्न आंसर सेशन होता है, डिस्कशन होता है, या कभी कुछ अतिरिक्त बातें, कुछ अतिरिक्त चीजें, क्योंकि प्रेरक, सूचक, वाचक, बोधक, शिक्षक, दर्शक, तो ये 6 क्वालिटीज शिक्षक के अंदर होनी चाहिए, जिस तरह से वो कभी कभी चीजों को अप्लाई करता है और कुछ नवीन दिशा धारा के बारे में भी बातचीत करता है अपने विद्यार्थियों के समक्ष। तो ये एक पाठ योजना के नितांत गुण होते हैं जो जिन बातों का समाविष्ट एक बेहतर पाठ योजना बनाने के लिए होना चाहिए। स्टेटमेंट याद रखेंगे, स्टेटमेंट से सीधा सीधा प्रश्न उठा लिए जाते हैं, ठीक है, तो फिर कई बार समस्या हो जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लेसन प्लान हमेशा क्लास से जस्ट बिफोर बनाया जाता है। आपको ना एक दिन पहले बनाना है ना बहुत समय पहले बनाना है, ठीक है, कुछ समय पूर्व ही बनाया जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार, जितनी बार लेसन प्लान का प्रश्न आया है, ये वाला कोटेशन जरूर आया है कि लेसन प्लान कब बनाना चाहिए। तो लेसन प्लान हमेशा कक्षा के कुछ समय पूर्व ही बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहता है और आप उसको इम्प्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जब आप लेसन प्लान बनाएंगे उसमें ये इतनी बातों का समावेश तो होना चाहिए। कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन कौन कौन सी बातों का समावेश बिल्कुल जरूरी है आपकी लेसन प्लान में, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। अगर योगा प्रैक्टिकल आपको लेना है, ठीक है, और वो क्लास आपको लेना है, तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें बिल्कुल समाहित ही होने चाहिए। तो जो योगाभ्यास के अध्यापन विधियां हैं जो कोल्या धाम से प्रकाशित होती है, उसमें ये 11 बिंदु मेंशन किए गए हैं कि इतने तो होने ही चाहिए, और फिर इन 11 बिंदुओं को 8 चरणों में बताया गया है। तो चरण हम बाद में देखेंगे, पहले कौन कौन से बिंदु होने चाहिए वो बिंदु ध्यान रखना है। आपके लेसन प्लान में प्रार्थना का कॉन्सेप्ट जरूर ऐड होना चाहिए, जैसे थ्योरी में भी आप करते हैं, जैसे अभी हमने गायत्री मंत्र कराया है, ऐसे ही आप जो भी योगा क्लास करते हैं तो प्रार्थना का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये आपके घर में भी होता है, हर दिन पूजा पाठ होता होगा, जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म को लेकर के आप उपासना पद्धति करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मन, स्थान, परिस्थिति थोड़ा शांत रहे, एक शांति बनी रहे, इसलिए हम कुछ विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा से सकारात्मकता का अनुभव करते हैं, इसलिए प्रार्थना इत्यादि का समावेश किया जाना चाहिए। तो एक आपकी जो अष्टचरण विधि है उसमें ये भी होना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया है कि शाब्दिक प्रस्तावना होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि अभी जैसे मैंने ये वाली यूनिट जब शुरू करी थी तो मैंने इसका मौखिक परिचय दिया था कि इस यूनिट में क्या क्या है, क्या डिस्कस करूंगा मैं, क्या पढ़ाने वाला हूँ, आपका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपको उसको पढ़ना है, ये सारी चीजें। तो अगर आप क्लास में जाते हैं और क्लास पहली क्लास है या कोई नया आसन आप बता रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा आपको मौखिक वर्बल इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है कि इस आसन का वर्णन इस इन पुस्तकों में है, इस तरह से इसको किया जाता है, करके नहीं बताना है। अभी केवल अभी हम मौखिक बता रहे हैं, इसके ये लाभ हो सकते हैं, इसको करते समय इन सावधानियों का ध्यान रखना है, फाइनल स्थिति में इस तरह से आपको करना है कि निम्न मसल्स पर आपका प्रभाव महसूस हो। तो कुछ वर्बल इंट्रोडक्शन आपको देना है। तीसरे स्टेप में कहा गया है कि पूर्ण चित्र प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पर कहा गया है कि वर्बल इंट्रोडक्शन तो आपने दे दिया, लेकिन या तो आप खुद उनको करके बता दें, अगर पहली क्लास है उनकी, या तो कोई वीडियो वगैरह दिखा दें, या कोई फोटो वगैरह दिखा दें,
या कोई 3D डायग्राम वगैरह है तो ऐसा कुछ करके दिखा दें। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली चीजों को ले रहे हैं, बता रहे हैं, तो उनको फर्स्ट टाइम में आप करके दिखाना पड़ेगा। और ये डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में भी मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। तो इनकी चर्चा करनी पड़ती है, अन्यथा विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। जब क्योंकि लर्नर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, तो बिगनर्स को आसानी से समझ में नहीं आता है। तो अगर शिक्षक करने योग्य है योगा तो वो खुद कर सकता है। ठीक इसी प्रकार अगर लेबोरेटरी में गए, कोई टेस्ट आपको करना है, अब सीबीसी काउंट करना है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट। सीबीसी काउंट नए विद्यार्थी नहीं कर सकते, तो उसमें एक लैब टेक्नीशियन होता है, एलटी वाला एक व्यक्ति होता है जो एलटी की होता है, वो आता है, वो हमें सिखाता है, बताएगा किस तरीके से करना है। ये एक ट्यूब, ईडीटीए ट्यूब होती है, उस ट्यूब में ब्लड डालना है जिसमें ब्लड रक्त का थक्का नहीं जमता है। उस ईडीटीए ट्यूब में फिर बाद में कई सारी चीजें होती है, फिर उस तरीके से करना है। तो मतलब प्रस्तुतिकरण जरूरी है, केवल वर्बल इंट्रोडक्शन से ही काम नहीं चलता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि अगर एक बार में समझ में आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन समझ में अगर नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप समझाना है। लिखा है देखो, संपूर्ण क्रियान्वयन को अवस्थाओं या भागों में विश्लेषित करना, स्टेप बाय स्टेप बताना। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं एक दिन में ही आपकी पूरी यूनिट समाप्त कर दूं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले कॉन्शियसनेस पढ़ाया, फिर मैंने एजुकेशन आपको बताया कि शिक्षा में योग किस तरीके से आया। उसके बाद अगले स्टेप में हमने आपको टीचिंग लर्निंग बताई, फिर अगले स्टेप में आपको प्रिंसिपल समझाए, अगले स्टेप में आपको हमने टीचिंग मेथड्स बताए, फिर कुछ हमने स्टेप्स में आपको टीचिंग मेथड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स बताए, और अब आपको हम लेसन प्लान बता रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को संश्लेषित कर रहे हैं, आपको आसानी से समझ में आता चला जा रहा है। यही चीज करना है। अनुभव प्राप्त होने वाले छात्रों को समय दिया जाना चाहिए। अभ्यास का अनुभव प्राप्त होने के लिए, अभ्यास का अनुभव प्राप्त होने के लिए या अभ्यास का अनुभव प्राप्त करने के लिए, एक ही बात। अब इसके लिए क्या करना है, आपने एक दिन बता दिया तो फिर आपको कल बोलना है कि हम आपसे कल पूछेंगे, इसके लिए आपके पास इतना समय है। अब इसको आप या तो प्रैक्टिस करें, अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिस करना है, अगर थ्योरेटिकल है तो पढ़ के आना है। तो एक समय देते हो, समय सीमा निर्धारित होती है, और उस समय सीमा के आधार पर विद्यार्थी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस होता है या फिर मेमोराइजेशन करते हैं, और फिर उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं और आपके समक्ष लेकर के आते हैं। अगले स्टेप में बताया गया है अभ्यास के अध्यापक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सामूहिक अभ्यास। अब अगर आप प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हैं तो उसमें एक टीचर का होना बहुत जरूरी, ठीक है, क्योंकि उसके मार्गदर्शन में ही सामूहिक अभ्यास करना है। बिगनर्स हैं, बिगनर्स को एक बार तो आप बता देते हो, ठीक बात है, स्टेप बाय स्टेप बता दिया, वो भी अच्छी बात है। आपने यह भी कह दिया कि इसको थोड़ा बुक में देख के आइएगा, उन्होंने ये भी देख लिया, लेकिन तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि उनको ऐसे खुला नहीं करना है। अगर वो चीज प्रॉपर सीख करके भी आ रहे हैं, समय आपने दिया, वो चीज पढ़ा, उन्होंने अभ्यास किया, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जब आप क्लास ले रहे हैं तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखना है। क्योंकि मैंने कल आपसे क्या बताया था कि कभी कभी ज्यादा संख्या में 40-50 बच्चे होते हैं, तो सब पर अगर आपकी नजरें न रह पाए तो कुछ विद्यार्थी लापरवाही कर देते हैं और वो आपके बताए गए इंस्ट्रक्शन पर उतना बेहतर कार्य नहीं करते हैं, तो उनको भी आपको देखना है। इसीलिए अगले स्टेप में क्या लिखा है कि जो त्रुटियां हो रही हैं उनको बताना है, उनका पता लगाना है और उन्हें सुधारना है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था कि पाद हस्तासन की अंतिम अवस्था में पैर का घुटना सीधा होना चाहिए और चेस्ट जो है वो हैमस्ट्रिंग से जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती हैं, फ्रंट थाई मसल्स जो होती हैं, उस पे एक तरीके से बोलते हैं लगाना चाहिए। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो आपका माथा है वो घुटनों से टच होना चाहिए, लेकिन फाइनल पोजीशन में पैर के एल्बो या पैर की जो नी होती है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। लेकिन हो सकता है कुछ विद्यार्थी का जो जिनका टेंडन थोड़ा लिगामेंट स्टिफ होता है वो प्रयास ना कर सके, वो फाइनल पोजीशन में ना जा सके और वो गलती ज्यादा करें। तो प्रयास करना है कि उनकी गलती कम हो और उनको सुधारें, कि अगर आप ऐसे सुधारेंगे नहीं तो फाइनल पोजीशन में आप हमेशा ये गलती करते रहेंगे। तो वो चीज ठीक है। और यहाँ पर लिखा है पूरा विश्लेषण है, ठीक है, कार्य के पूरे विश्लेषण के महत्वपूर्ण, पूरा है यहाँ पर, पूरा ऐड कर लीजिएगा, कार्य के पूरे विश्लेषण के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देते हुए निर्देश देना। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ध्यान रखना। डूज और डोंट्स अगर हम बोलते हैं, ठीक है, उस अभ्यास के दौरान
जब वो अभ्यास कर रहे हैं तो उस अभ्यास के दौरान आपको ये बोलते भी रहना है कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है और इस तरीके से जाना है, इस तरीके से वापस आना है। इन सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देना है, ठीक है। बल देते हुए आपको यह भी बताना है कि जब आप फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो आपको निम्न मसल्स में, जो आपने यहाँ पर मौखिक इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि निम्न मांसपेशियों में सकारात्मक प्रभाव, अब यहाँ पर उनको बल देना है कि क्या आपको इस मसल पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या आपको इस टेंडन पे, इस लिगामेंट पे कोई सकारात्मक प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, कोई स्टिफनेस, कोई खिंचाव तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त दबाव तो नहीं है। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देना है और अगर उनको बेहतर तरीके समझ में आ रहा है तो आपको एक तरीके से निर्देश यह देना है कि जिस तरह से आप चीजों को समझ रहे हैं उसी तरह से बिना मार्गदर्शन में भी आपको प्रैक्टिस करनी। अगर नहीं टीचर होता है, क्योंकि टीचर तो 1 घंटे ही रहेगा। अब थ्योरी की बात कर लेना, जैसे मैं आपको 1 घंटे पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको ये जरूर बोलता हूँ, विशेष बल देता हूँ कि आपको सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी सफलता की कुंजी है, ये ध्यान रखना है। अगले उपक्रम में इन्होंने बताया कि विभिन्न अवस्थाओं का स्पष्टीकरण देते हुए पूर्ण प्रदर्शन प्रस्तुत करना। अब यहाँ पर आपने सब कुछ बता दिया, विशेष बल दे दिए, क्या त्रुटियां हैं वो आपने बता दिया, उनको सुधार दिया। अब एक बार आप बोलते हो, एक बार फाइनल आपको प्रैक्टिस करनी है, तब आप ना उनको कुछ बताते हो ना उनको कुछ गाइड करते हो, बस उनके चीजों के आधार पर आप स्पष्टीकरण देते हुए एक तो पूर्ण प्रदर्शन पहले आप कर दोगे, उसके बाद समूह द्वारा पुनः अभ्यास आपको देख करके वो करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक बार उन्होंने आपको देख लिया, फिर उन्होंने प्रैक्टिस करी, उनकी प्रैक्टिस के दौरान आपने उनकी गलतियों का पता लगा लिया, उनकी गलतियों का पता लगाते हुए आपने उनको सुधार दिया, फिर महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल दे दिया। महत्वपूर्ण तथ्यों पर बल देने के बाद आपने बोला चलो एक बार हम और करके दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों की कुछ गलतियां थी, तो आपने एक बार और करके दिखा दिया। अगले स्टेप में जब पूरा ग्रुप प्रैक्टिस करेगा, उस दौरान आप कुछ नहीं करेंगे, केवल जस्ट ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन विद्यार्थी गलत कर रहा है, कौन कौन विद्यार्थी सही कर रहा है। थ्योरी में भी यही होता है, जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ उस दिन आपको हर चीज बताता हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर लेता हूँ, देता हूँ और आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आप उत्तर देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। यानी ये क्या है, 9th नंबर की पोजीशन है, यानी 9 नंबर का जो स्टेप। लेकिन जब क्विज होता है, जब टेस्ट होता है, जब फाइनल आपका अभ्यास करवाया जाता है, उस दौरान टीचर की कोई रोल नहीं होता है। टीचर जस्ट ऑब्जर्व करता है कि कौन विद्यार्थी सही जवाब दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये है 10वां वाला स्टेप। अब समूह वाले सारे विद्यार्थी पुनः अभ्यास कर रहे हैं और उसमें टीचर का रोल शून्य है, क्योंकि विद्यार्थियों ने तो पहले सीख लिया है, टीचर के तो 4 रोल पहले ही आ गए। तो कितनी बार टीचर बताएगा, विद्यार्थियों का भी कुछ दिमाग लगाना है, क्योंकि विद्यार्थियों का बिना दिमाग लगाए वो सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर अगर आप प्रैक्टिकल करवा रहे हैं तो अंत में सपासन ये हर जगह होता है, इसमें भी आपको बताया गया योगाभ्यास के अध्यापन विधियों में। इस तरह से इन 11 विधियों का समावेश अष्ट चरण विधि में करना ही करना है, ठीक है। अब वो किसी न किसी रूप में आपको करना है। 11 पॉइंट आपके लेसन प्लान में होने चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल क्लास ले रहे हो तो, ठीक है। अब जब थ्योरी क्लास लेते हो, थ्योरी क्लास में फिर आप अपने अनुसार बना लेते हो क्या आपका विषय है ना। अब जैसे मान लीजिए पतंजलि योग सूत्र आपको पढ़ाना है, तो पतंजलि योग सूत्र पहली बार अगर वो पढ़ रहे हैं तो पहली बार में सीधा उनको कठिन चीजें नहीं बताना है, तो आप पहले नोट करते हो कि हमें क्या आसान भाषा में इनको समझाना है, ठीक है। पीपीटी से बताएंगे कि हम नॉर्मल बताएंगे, और अगर पीपीटी से बताएंगे तो हम इमेज दिखाएंगे साथ साथ में, या फिर केवल श्लोक रखेंगे, या फिर हम उनकी व्याख्या भी रखेंगे। उसके साथ साथ जब आप वहाँ क्लास में डिस्कस करते हो तो या यह भी सोचते हो साथ साथ में कि सारे विद्यार्थियों समान तरीके समझ रहे हैं कि नहीं, कौन विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ रहा है, कौन विद्यार्थियों को ज्यादा प्रयास करने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ड्यूरिंग द क्लास भी आप स्टेप बाय स्टेप चीजों का सुधार करते रहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेसन प्लान का एक अवेयरनेस हिस्सा होती है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, जो आपके उत्तरोत्तर शिक्षण कौशल की वृद्धि के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं अष्ट चरण विधि, ठीक है। अष्ट चरण विधि पर बातचीत करने से पहले मैं आपको इसे बता देता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चरण विधि है। इसकी व्याख्या कैवल्य, जो कैवल्य धाम लोनावला की जो पुस्तक है, आप सभी जानते हैं कि जो प्रश्न बनते हैं वो 2 बहुत फेमस प्रकाशन से बनते हैं,
ठीक है, यूजीसी नेट में। एक तो बिहार स्कूल ऑफ योगा का जो प्रकाशन है, बहुत फेमस प्रकाशन, प्रसिद्ध प्रकाशन है, उसकी पुस्तकें बड़ी ऑथेंटिक होती हैं। और दूसरा प्रकाशन है कैवल्य धाम लोनावाला का। तो इन दो प्रकाशन की जितनी पुस्तकें आती हैं योग विषय से संबंधित, बहुत ऑथेंटिक, प्रामाणिक मानी जाती हैं। बहुत ज्यादा सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब हट प्रदीपिका है, ठीक है, वशिष्ठ संहिता है, कैवल्य धाम से आती है, ठीक है, और शिव संहिता है, कैवल्य धाम से आती है, हिरण्य संहिता है, बिहार स्कूल ऑफ योगा से आती है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही एक और चौखंबा प्रकाशन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें गोरक्ष संहिता वगैरह है, योग बीज वगैरह है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो जो इन प्रकाशनों की पुस्तकें हैं, अभी जो पुस्तक की बात करें योगाभ्यास की अध्यापन विधियां, ये भी इसी प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। बहुत ऑथेंटिक बुक है। इसमें 8 अष्टचरण विधियों का इस्तेमाल किया गया है और इन 8 चरण विधियों में पिछली स्लाइड में बताया गया 11 बिंदुओं का समुचित समावेश देखने को मिलता है, ठीक है। तो 8 चरण विधि में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाठ के प्रारंभ से लेकर के पाठ योजना की समाप्ति तक आपको 8 उपक्रम बताए गए हैं, ठीक है। इनको स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना है। और क्योंकि इसके जो प्रश्न है वो ऐसे पूछते हैं कि अष्टचरण विधि में चौथा चरण क्या है, अष्टचरण विधि के दूसरे, 5वें और 7वें चरण में किन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। तो 3 आपको पॉइंट इसमें छांटने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है। अगर इमेज होगा तो आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से शुरू होता है 1, 2, फिर आप देखेंगे और ऊपर के यहाँ पर ऊपर के भी जो आते हैं ये भी इसी में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 बिंदु हैं, ठीक है। ऊपर के अभी मैं आपको बताऊंगा और फिर यहाँ पर जो आपको ये 6 बिंदु दिखाई दिए जा रहे हैं, तो इनको मिलाकर के 8 बिंदु है जो अष्टचरण विधि यहाँ पर आपको। पाठ का प्रारंभ, क्रिया विधि का परिचय, अभ्यास का मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण प्रदर्शन, विशिष्ट तथ्यों पर बल, व्यक्तिगत अभ्यास, समूह अभ्यास, पाठ योजना की समाप्ति। इससे पहले जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जो चीज आपको बताई गई है, ये आपके उस पे निर्भर है, अनुभव पे। क्योंकि जब पहली बार कोई विद्यार्थी आपके समक्ष आता है तो आप परिचय देते हो कि आपका नाम क्या है, आप किस संस्था से जुड़े हैं, और सामने वाले से आप पूछते हो कि आप अपना नाम बताइए, फिर आपका क्या बैकग्राउंड रहा है। क्योंकि बिना बैकग्राउंड जाने आप सीधा नहीं शुरू कर सकते, ये ध्यान रखना है। और अपना परिचय भी आपको देना पड़ता है, लेकिन हर दिन तो परिचय नहीं होता। जिस दिन मैं पहली बार आपसे जुड़ा था तो आपसे मैंने आपका परिचय मांगा था, आपकी पृष्ठभूमि को मांगा था। उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उसके पीछे का ये उद्देश्य थोड़ी था, ये थोड़ी था कि किसी से व्यक्तिगत संबंध बनाने थे या ज्यादा कुछ अच्छा व्यवहार बनाना था। उसके पीछे का उद्देश्य यह था कि डाइवर्सिटी कितनी है, कौन विद्यार्थी अभी मास्टर कर रहा है, किस विद्यार्थी ने कितने समय पहले मास्टर कर लिया है, और कौन सा विद्यार्थी अभी रोजगार कर रहा है, और क्या विविधता है, किस आधार पे हमें पढ़ाना है। तो हमने अपनी प्लानिंग सेट करी। इसलिए परिचय देना बहुत आवश्यक है। इसमें प्रस्तुत अभ्यास का भी परिचय दिया जाता है कि जो आज आप पढ़ाने वाले हो वो, जैसे मैं मानो नई चीज कोई पढ़ाऊं तो मैं नई चीज पढ़ाने से पहले आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज मैं पाठ योजना पढ़ाऊंगा और आप पुस्तक से पढ़ के आइएगा, ये मैंने आपको कल बता दिया था। वैसे ही कई बार टीचर को करना पड़ता है कि अगर कोई नई चीज बताने वाले होते हैं तो टीचर पहले बता देते हैं कि आपको क्या करना है, क्योंकि कल हम नया विषय पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आपको निम्न पुस्तकों से जानकारी एकत्रित कर लेना है, ताकि जैसे मैं कोई चीज बताऊं आपको फटाफट समझ में आने लगे। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये एक तरीके से शुरुआती उपक्रम में दी जाती है। मैंने आपसे क्या बोला था कि पाठ योजना लिखित भी जो बनती है वो शुरुआती समय में बनती है। जैसे जैसे टीचर अनुभवी हो जाता है, लिखित पाठ योजना कोई नहीं बनाता है, बस दिमाग में ही सोच लेता है कि हमें आज क्या पढ़ाना है और उतना ही चीजों को दिमाग में रखते हुए अच्छी तरीके से पढ़ा के चला आता है। क्यों? टीचर का अनुभव बेहतर हो गया ना। लेकिन शुरुआती समय में आपको प्रारंभिक परिचय से लेकर के धीरे धीरे अंतिम बिंदु तक पहुंचना होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब पाठ का प्रारंभ करेंगे तो पहले परिचय वगैरह तो आपने दे दिया, फिर मंत्र है, फिर यहाँ पर क्रिया विधि का मौखिक परिचय। अब जो क्रिया विधि का मौखिक परिचय आएगा, इसमें ऊपर के भी आ जाएंगे, ठीक है, ऊपर के भी आ जाएंगे सारे पॉइंट, ठीक है, कि कैसे कैसे आपको क्या बताना है, क्या आप पढ़ाने वाले हैं, उसका लक्ष्य क्या है,
उसका उद्देश्य क्या है, और जो जो चीज आप पढ़ाएंगे उसके लिए ये चीजें जरूरी होंगी। ठीक है, तो ये कुछ मौखिक परिचय यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, प्रारंभिक परिचय। फिर यहाँ पर मौखिक परिचय आता है। पहले तो क्रियाविधि का प्रारंभिक परिचय देते हैं। अब क्रियाविधि के प्रारंभिक परिचय में आप अपना भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, सामने वालों का भी ले सकते हैं, और जो आज आप पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दे सकते हैं। उसके बाद में मौखिक परिचय जो आप बताने वाले हैं, आप उस विषय में डीपली जाते हैं कि आज हम ये बताने वाले हैं और उसके ये आयाम है, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट ये है, और सारी चीजें जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मौखिक प्रस्तुतिकरण आप दे रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो कौन से दृश्य श्रव्य साधनों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या उसका सिटिंग अरेंजमेंट होगा, ये सारे पॉइंट, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं, पाठ के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत। ठीक है, क्रियाविधि का प्रदर्शन, अवस्थाओं का स्पष्टीकरण, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अवस्थाओं के स्पष्टीकरण में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन। अब आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, देखो ना यहाँ पे लिखा है ना क्रियाविधि का प्रदर्शन। अब क्रियाविधि का प्रदर्शन यहाँ पे 2 के घा के अंदर लिख दिया है, लेकिन अष्टचरण विधि में यहाँ पर अलग से पॉइंट बनाया गया है। तो इसीलिए जो अष्टचरण विधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन अष्टचरण विधि को एक फॉर्मा के रूप में यहाँ पर बना दिया गया है, और एक प्रोफॉर्मा के रूप में। लेकिन इस प्रोफॉर्मा में 8 बिंदुओं का इस्तेमाल किया गया है, और 8 बिंदुओं में इन 11 बिंदुओं का इस्तेमाल किया गया है। तो लेसन प्लान में ये 11 बिंदु, ये 8 बिंदु और ये पूरा प्रोफार्मा, ये तीनों मिलके कार्य करते हैं। इस प्रोफार्मा में प्रीवियस अष्टचरण विधि है, और उष्ट अष्टचरण विधि में प्रीवियस 11 बिंदुओं का समावेश किया गया है। ठीक है, तो तीनों स्लाइड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक साथ लगी हुई है, एक साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है ना आंशिक और पूर्ण प्रदर्शन, अब अध्यापक द्वारा किसी विषय का पूर्ण रूप से विभिन्न विधियों का प्रदर्शन, वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, क्रियाविधि का प्रदर्शन और अवस्थाओं का स्पष्टीकरण। ठीक है, अगर उनको समझ में नहीं आता है, किनको, आपके बताने पर, आपकी मौखिक परिचय देने पर, जो आपने यहाँ पर मौखिक परिचय दिया है, ये देखिए जो आपने ये मौखिक परिचय दिया है, अगर उनको ये मौखिक परिचय पर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी विधियों को लेकर के यहाँ पर ये चीज इस वाले पॉइंट में मेंशन करी गई है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्रियाविधि का प्रदर्शन और अवस्थाओं का स्पष्टीकरण। ठीक है, कौन सी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शनल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर आप थ्योरी लिखने जाते हैं तो उसमें कौन सी डायरेक्टर प्रैक्टिस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रोजेक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि ये प्रोफार्मा है जो प्रैक्टिकल क्लास में भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं विशिष्ट तथ्यों पर बल। ठीक है, तो विशिष्ट तथ्यों पर बल का मतलब ये है कि अब आप कुछ चीजों को बता रहे हैं ना कि जब आप आसन करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट वहां पर सप्रेस हो रहे हैं, कौन कौन सी मसल, तो कुछ साइंटिफिक रिसर्चेस के साथ इस आसन को करने से ये बीमारी का नुकसान होता है, लाभ होता है इस बीमारी में। ठीक है, और इस आसन का अभ्यास करने से निम्न सावधानियों को ध्यान में रखना है। ये वाला प्राणायाम इस वाली बीमारी में बहुत बेहतर लाभकारी प्रभाव दिखाता है। ठीक है, और ये वाला जो मुद्रा है इस वाली मसल्स पे काफी बेहतर परिणाम है इसका। तो ये सारी चीजें आपको बताना पड़ता है। तो विशिष्ट तथ्यों पर बल भी आपको देना पड़ता है, जो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये देखो प्रमुख बिंदु। ठीक है, तो ये प्रमुख बिंदु का मतलब वही है, जो प्रमुख बिंदु में आप लाभ सावधानियां, तो ये सारे पॉइंट इसी में ही आ जाएंगे जो आप यहाँ पर इस वाले उपक्रम में देख रहे हैं 5वें चरण विधि में। ठीक है, फिर है व्यक्तिगत अभ्यास, जो शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत अभ्यास है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं व्यक्तिगत अभ्यास है, इसमें आप दोस्त देखते हैं, सुधारते हैं कौन सा क्या कर रहा है। पहले तो आप एक बार करके बता देंगे, फिर आप एक बार उनको मेजर करेंगे कि आप वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। फिर आप उनसे कहेंगे कि पहले एक एक व्यक्ति करो, पहले आपने कर लिया, फिर आप उनको बोलोगे कि आप एक एक व्यक्ति करो। तो एक एक व्यक्ति में आप देखते हो किसका क्या गलती हो रही है, फिर आप बोलते हो समूह प्रैक्टिस होगी, सभी लोग समूह में करेंगे। तो समूह में आप दोस्त देखते हो और उनको सुधारते हो, फिर क्वेश्चन आंसर लास्ट में, पाठ की समाप्ति। तो इस तरीके से जो 8 चरण विधियां हैं यहाँ पर, ठीक है, पाठ की समाप्ति, प्रश्नोत्तर और शांति पाठ, तो ये जो सारी चीजें होती है
ये अष्टचरण विधि का एक हिस्सा है जो लेसन प्लान के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लेसन प्लान बताया जाता है। तो इसमें 8 जो चरण विधि आपको मैंने बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया? किसी को कोई समस्या लेसन प्लान में? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है सर, आ रही है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? सर बोला था निश्चित सर। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से लेसन प्लान का पूरा कॉन्सेप्ट करना है। ठीक है, जो आपको यहाँ पर बताया जाता है और ऐसा लेसन प्लान होता है। किसी के स्कूल में, कॉलेज में या बीएससी एमएससी में करवाया गया था लेसन प्लान कहीं पर? कहाँ पे करवाया गया था? डिप्लोमा किए थे जब वहाँ पे कराया गया था। हाँ, उसमें करवाते हैं। डिप्लोमा में भी बीएससी अगर किसी ने किया होगा तो ठीक है, तो इस तरीके से करना है। तो आज यहीं तक रखते हैं, लेसन प्लान तक। ठीक है, और फिर उसके आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा एक लेसन प्लान एक नमूने के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या चीजें होती हैं। पीडीएफ दिख रहा है आपको? जी सर। अब ये मान लीजिए लेसन प्लान है, तो अब एक मिनट, खाना अच्छा था, अच्छा नहीं था। जब आपको लेसन प्लान में बता रहा था, तो इसमें जो चीजें आपने पॉइंट में देखी, ठीक है, जो मैंने 11 बिंदु बताए हैं, और जो आपने अष्टचरण विधि देखा है, उसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें 11 बिंदु हैं, इसमें 8 बिंदु हैं, तो ये क्या कम है, ये क्या ज्यादा, ऐसा नहीं है। उन 8 बिंदुओं को उन 11 बिंदुओं को उस 8 बिंदुओं में समाहित किया गया है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि अब ये है, मान लीजिए आपका, ठीक है, तो इसमें अब इस तरीके से क्या परिचय दे रहे हैं, फिर क्या चीज, जैसे मान लीजिए कि अगर भुजंगासन कराना है किसी को, तो भुजंगासन में क्या पाठ का उद्देश्य है कि शारीरिक को मानसिक रूप से सजग बनाएगा, फिर क्या उसका उद्देश्य है, तो सारी चीजें। फिर सहायक सामग्री आप क्या क्या लेंगे, योगा मैट, हवादार कमरा, चाक टेस्टर, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर क्या उसकी अवस्थाएं हैं, तो सेमी स्क्वायर इस तरीके से आप करेंगे। मेथड कौन सा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, पहले दिन आप डेमोन्स्ट्रेशन करते हो और अन्य दिन रिस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शनल मेथड होता है। फिर पाठ का प्रारंभ है, तो फिर स्टार्ट ऑफ द लेसन है, फिर उसमें आप गायत्री मंत्र या अन्य कोई मंत्र है, वो सारी चीजें। उसके बाद क्रियाकलाप का परिचय देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आसन क्या है, अथवा थोड़ा थोड़ा परिभाषा आपको जो देना होता है, फिर भुजंगासन का नामकरण कैसे पड़ा, वो सारी चीजें। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर चीजें बतानी होती है। वैसे करके आप फिर पूरा स्टेप बताते हो, क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं, वो सारे डूज डोंट्स क्या क्या नहीं है, कैसे क्या। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं, ऐसे यहाँ पर बनाया जाता है। कुछ कुछ चीजों में इमेज भी बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर कई के रेफरेंस भी दिए जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा लेसन प्लान जो है बनाया जाता है अलग अलग तरीके से। ठीक है, ऐसे करके पूरा, तो जिन्होंने बनाया होगा उनको पता होगा। मुख्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि जब आप एक लेसन प्लान के लिए मुख्य बिंदु पढ़ते हो तो कई सारी पुस्तकों के अनुसार आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें फिर कई सारी जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो कई सारी चीजें आपको भी नॉलेज में आती है, तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पर करना होता है। लाभ वगैरह जब आप एक आसन को बनाते हैं तो लाभ भी कई सारी पुस्तकों से आप पढ़ते हैं, और लाभ से तो कई सारे नेट में ही प्रश्न बनते हैं। तो जब आप कई सारे रेफरेंस से लाभ वगैरह पढ़ते हैं तो कई बेहतर उनके आपको परिणाम देखने को मिलता है। इस तरीके से आपका पूरा ये लेसन प्लान बनता है। ठीक है,
तो ये जब आप प्रैक्टिकल यूटिलिटी, क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट होते हैं, कहीं आगे बढ़ते हैं, तो आपका ये प्रैक्टिकल जो आप पढ़ते हैं वो फिर पे बैक करता है। संदाय जैसे टैक्स होता है, आप पे करते हो, ऐसे जो आप हार्डवर्क करते हैं वो भी पे बैक करता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो जब प्रैक्टिकल यूटिलिटी आएगी तो उसके अनुसार आपको चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, लेसन प्लान आज मैंने आपको बता दिया है। कल मैं इसका एक तरीके से क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं लेसन प्लान तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि लेसन प्लान तो मैंने आज ही पढ़ाया है। इससे पहले जितनी भी चीजें मैंने पढ़ा दी है उन सारी चीजों को लेकर के मैं कल क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगा, तो आप सभी लोग आएंगे। ठीक है, तो क्लास में कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा पूरी तरीके से, और अगर नोट्स आपके बने हो तो नोट्स को भी लेकर के आप आएंगे। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न हो? सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो 11 स्टेप बताए थे ना सर, तो उसमें तो जो टीचर जो प्रदर्शन करेगा ना वो 3rd नंबर पर करेगा व्यक्तिगत अभ्यास, और जो 8 चरण है उसमें 6th नंबर पर है ये व्यक्तिगत अभ्यास। तो हम कौन सा उसे याद करें सर? कंफ्यूजन सा हो जाएगा। जो 11 बिंदु मैंने आपको बताए हैं, 11 बिंदु का मतलब ये है कि ये 11 बिंदु समाहित होने चाहिए। ठीक है, अष्टचरण विधि का मतलब ये है कि 8 सीक्वेंस विधियों में वो 11 विधि समाहित होने चाहिए। तो जो आपने 11 पढ़ा है उसमें चाहे 6वां वाला पहले पे हो, 8वां वाला दूसरे पे हो, 10वां वाला तीसरे पे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन 8 चरण विधि में एक सीक्वेंस आपको याद करना है। तो 11 पॉइंट जो मैंने बताए हैं उनका मतलब ये है कि वो बिंदु समाहित होने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, ये 8 वाले लाइन वाइज याद कर लेंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है, चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, शांति पाठ करें फिर। कल आप लोग कभी आइएगा, डिस्कशन होगा, ग्रुप डिस्कशन जीटी। ठीक है, काफी अच्छा रहता है, लाभ आपको मिलेगा। ओम विष्णुवानि देव सवितृतानि परासुव यत् अग्रम तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वस्व शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सर प्रणाम। प्रणाम।
अभी तो दवा ढकले पर देखियो
हाँ रोटी चाहिए। बोलो के लिए अभी बैठो, अभी बना के दे रही हूँ, बैठो। खाना का रोटी बना के ऐसे रख के रोटी दे दो, ओके? बैठो। जरा देखी करना। अच्छा लगा खाई तो आज तीता लगा। कौन मेरे बेटा में तीता डाल दिया जी? आलू तीता लग रहा है। अच्छा ये वाला आलू डाल दूं ना, ये वाला तीता ना है, डाल दूं बस थोड़ा, ओके? हाँ? महारानी बनो। छोटा रोटी ना देखो बेटा, छोटा, ओके? हमारी मम्मी क्या कर रही है? खाइए, चलो हम जल्दी से खा लेंगे। Hindi ko pa yun eh.